शिमला से बड़ी खबर, थोड़ी देर में ही केंद्रीय पर्यवेक्षक शिमला पहुंचेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमण पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिमला जुबरहट्टी एयरपोर्ट पर पहुंचे जयराम ठाकुर, जो कि खुद सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। सीएम की दौड़ में शामिल है जयराम ठाकुर, जो इस वक्त एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहीं पर दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक और हिमाचल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे पहुंचेंगे। राजीव बिंदल और सुरेश भारद्वाज भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। लाहौल स्पीति विधायक रामलाल मार्कंडे भी हैं। पर्यवेक्षकों की अगवानी के लिए सभी पहुंचे हैं। जुबरहट्टी एयरपोर्ट पे लाहौल स्पीति विधायक रामलाल मार्कंडे भी इनके साथ मौजूद हैं। तो कभी भी पर्यवेक्षक यहां पहुंच सकते हैं। इनकी अगवानी के लिए हिमाचल बीजेपी के बड़े चेहरे यहां पहुंच गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन संसदीय बोर्ड आखिरी फैसला करेगा कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमाचल की वादियों में कमल खिल चुका है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि अगला मुख्यमंत्री हिमाचल का कौन होगा। और यही तय करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सीतारमण कुछ देर बाद शिमला पहुंचेंगे। शिमला जुबरहट्टी एयरपोर्ट पहुंचे हैं जयराम ठाकुर, जो खुद सीएम की दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा राजीव बिंदल और सुरेश भारद्वाज भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर भी उनके साथ हैं। लाहौल स्पीति विधायक रामलाल मार्कंडे भी इन लोगों के साथ इस वक्त एयरपोर्ट पर अगवानी के लिए तैयार हैं। कि ये नेता अगवानी करेंगे और ये कह दिया गया है हिमाचल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे की तरफ से कि 1-2 दिन में नाम फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से कौन होगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे कि थोड़ी देर में केंद्रीय पर्यवेक्षक शिमला पहुंचेंगे। 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री भारत की निर्मला सीतारमण। इनके साथ हिमाचल बीजेपी के प्रभारी मंगल पांडे भी शिमला पहुंचेंगे और यहां पर विधायकों का मन टटोलेंगे। उसके बाद रिपोर्ट वाला कमान को भेजेंगे कि कौन किस नाम पर विधायक राजी हैं और फिर तय होगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। इस वक्त बड़ी खबर आपको यह बता रहे कि सीएम की दौड़ में शामिल जयराम ठाकुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों पर्यवेक्षकों और प्रभारी की अगवानी के लिए उनके साथ लाहौल स्पीति विधायक भी हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वादियों में कमल खिलने के 3 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। बहरहाल आज पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर शिमला पहुंचकर विधायकों का मन टटोलेंगे। माना जा रहा है कि पर्यवेक्षक हाईकमान की ओर से तय किए गए नाम पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे और विधायकों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। इस बड़ी खबर पर और बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर और जीएस तोमर जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप ठाकुर, आपके पास मैं आना चाहती हूं। सवाल मेरा आपसे, क्या जानकारी मिल पा रही है कब पर्यवेक्षक एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और फिलहाल उनकी अगवानी के लिए कौन कौन से बीजेपी नेता पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर? बिल्कुल सुदेश, देखिए जो है केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हम इस वक्त जुबरहट्टी एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़े हैं और कुछ देर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, निर्मला सीतारमण और प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको दिखाना भी चाहेंगे एयरपोर्ट के बाहर का ये नजारा है और सुरक्षा घेरा भी कस दिया गया है यहाँ पर और बड़े नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। और खास बात यह है कि जो मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं 3 बड़े नेता वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, जिसमें जयराम
जयराम ठाकुर हैं, सुरेश भारद्वाज है, डॉक्टर राजीव बिंदल है। इसके अलावा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती वो भी यहाँ पर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अगवानी के लिए पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया जाएगा। इनके अलावा जो जीते हुए कुछ विधायक हैं, लाहौल स्पीति के विधायक रामलाल मार्कंडे हैं, नरेंद्र बरागटा है, जुबल कोटखाई से जीते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा भाजपा के और बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ देर में जो विशेष विमान है वो यहाँ पर लैंड करेगा और उसके बाद ये सीधे पीटरहॉफ जाएंगे, जहां पर विधायकों के साथ बैठक की जाएगी और विधायकों के साथ राय की जाएगी कि जो नाम के हाईकमान की तरफ से तय किए गए हैं उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। लगभग प्रत्येक जो विधायक है उनके साथ अलग अलग ये बैठक होगी और शाम के समय कोर कमेटी की बैठक होनी है। जो मुख्य नाम इस वक्त चल रहे हैं, जेपी नड्डा हैं, जयराम ठाकुर हैं, अजय जम्वाल हैं, राजीव बिंदल हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम इस वक्त रेस में चल रहा है, सबसे आगे जो नाम है वो है जेपी नड्डा का। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हाईकमान की तरफ से हो सकता है कि एक ही व्यक्ति का नाम जो है पर्यवेक्षकों के जरिए यहाँ पर भेजा गया होगा और वो यहाँ पर राय जानने की कोशिश करेंगे कि जो नाम हाईकमान ने तय किया है उस पर उनकी क्या राय है और वो क्या इससे समझते हैं और उसकी रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी। कोर कमेटी की बैठक भी होगी जिसमें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहेंगे और भी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। उसमें भी इस पर लंबी चर्चा होनी है और संभवतः आज शाम तक तय हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री भाजपा कौन देने जा रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान और विश्लेषण हम कर लेते हैं। प्रदीप, जीएस तोमर भी जुड़े हुए मेरे साथ। जीएस तोमर, आपके पास मैं आना चाहती हूं। कयास 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 3 दिन बीत गए कमल खिले को, लेकिन अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया की तरफ से कि ये चेहरा हो सकता है हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। आज जब पर्यवेक्षक आ रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि आज ये धुंध छंट जाएगी, कयास लगाने की नौबत नहीं आएगी और जल्द ही नाम का फैसला भी हो जाएगा? सुदेश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पिछले 2 दिन और अगले शायद 2 दिन भी कयासों के ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से पर्यवेक्षक जो शिमला आएंगे, आज वो सीनियर जो लीडर्स है भाजपा के उनके साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जो है कल वो विधायकों के साथ भी बैठक लेंगे, उनकी नब्ज भी टटोलेंगे। तो कुल मिलाकर 1-2 दिन भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा, लोग कयासों में जिएंगे और यही कहा जाएगा कि कौन हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जेपी नड्डा का नाम फाइनल हुआ है, जयराम ठाकुर जी का नाम चल रहा है या प्रेम कुमार धूमल जी का। तो कुल मिलाकर अभी और कयासों का समय और भी है, प्रदेश की जनता को भी और आम आदमियों को भी, और हो सकता है कि विधायकों को भी थोड़ा और इंतजार करना पड़े कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि जो ऑब्जर्वर की टीम अभी शिमला पहुंचेगी, हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, पीटरहॉफ में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ हलचल है क्योंकि स्टेट गेस्ट हाउस है पीटरहॉफ, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पर जो है क्योंकि वो केंद्रीय रक्षा मंत्री है और नरेंद्र तोमर भी केंद्रीय मंत्री है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी स्टेट गेस्ट हाउस जो पीटरहॉफ है वो बेहतर है, तो यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी इसी तरह की अटकलें और आम आदमियों में भी इसी तरह की अटकलें कि आखिर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नाम जो रेस में है उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा की वजह से प्रदेश में बीजेपी के अंदर क्या सुगबुगाहट है, जरा वो आप समझना चाहते हैं। क्योंकि आपने पहले कहा था कि करीब 22 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो धूमल की पैरवी अभी भी कर रहे हैं। कि ऐसा कोई शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने की जुगत भी बीजेपी के भीतर आपको नजर आ रही है? देखिए सुदेश, ये बड़ा सवाल है और जो राजनीतिक पंडित है हालांकि वो शायद बेहतर जवाब दे सकता है, लेकिन जितना मैं हिमाचल की राजनीति को समझ पाया हूं या जो इनके साथ प्रचार में गया हूं या कहीं पर जाने का मौका मिला, उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि केंद्र जो हाईकमान है उनकी सबसे पहली पसंद शायद जेपी नड्डा जी होंगे। लेकिन जेपी नड्डा जी को लेकर हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जो है सहमति ना जताएं, लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी को लेकर हो सकता है कि जेपी नड्डा और शांता कुमार भी सहमति ना दें, क्योंकि ये जो प्रदेश की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं हल्के फुल्के मतभेद जरूर रहते हैं। लेकिन प्रेम कुमार धूमल के पास एक ताकत जरूर है, जो उनके विधायक जीत कर आए हैं, जो उनके खेमे के विधायक को बहुत ज्यादा है। और क्योंकि प्रेम कुमार धूमल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनके जो विचार, उनके साथ जो समर्थक है वो ज्यादा भीड़ बढ़ी है, तो यहां पर प्रेम कुमार धूमल जी ज्यादा ताकतवर है। उसके बाद जयराम ठाकुर जी एक ऐसा भाजपा का चेहरा है जिन पर जो है प्रेम कुमार धूमल जी भी, शांता कुमार जी भी और जेपी नड्डा जी भी अपनी सहमति दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये त्रिकोणीय और यहां तक कह सकते हैं जो बहुकोणीय जोड़ना चाहेंगे जीएस तोमर, जो आरएसएस की भूमिका है उसको बीजेपी में कोई नकार नहीं सकता और जयराम ठाकुर के ऊपर वहां से भी सहमति होगी, ये तय है।
सुदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि आरएसएस के साथ सीधा जुड़ना अपने आप में बड़ी बात है और आरएसएस से विचारधारा रखने को तवज्जो इस टाइम मिल रही है, क्योंकि अमित शाह है, नरेंद्र मोदी जी है, तो जिन्होंने आरएसएस के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी का अधिकतर समय सेवा में काटा है, उनको इस टाइम मौका मिल रहा है। चाहे खट्टर की बात की जाए या यूपी की बात की जाए या कहीं और जगह की बात की जाए, तो ऐसे में ये समझना हमें बेहद जरूरी होगा कि जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने संगठन में रहकर सेवा की है, जिन्होंने अपना अधिकतर वक्त जो है सेवा में काटा है, उनको भी तवज्जो मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि अगर आप सीधा सिर्फ राजनीति में एक सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो संगठन को भी लगता है और पार्टी के आला कमान को भी लगता है कि आप सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी के अंदर आए। लेकिन अगर वो संगठन से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से सेवा कर रहे हैं जनता की, तो कहीं ना कहीं उन्हें तवज्जो मिल रही है और यहां पर हो सकता है जयराम ठाकुर को उसका भी फायदा मिले। बिल्कुल जय तोमर, आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार फिर रुख करते हैं प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलों का बाजार इस वक्त गर्म है, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं, जयराम ठाकुर इस वक्त एयरपोर्ट पर है, कुछ और बीजेपी नेता उनके साथ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज काफी मायने रखती है इस वक्त में, क्योंकि पल पल हम नजरें बनाए हुए कि क्या घट रहा है हिमाचल की सियासत में। बिल्कुल स्वदेश, अगर बात करें जिस तरह से सबसे पहले यहाँ पर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर कोई पहुंचा तो वो जयराम ठाकुर थे। हालांकि बाकी नेताओं का आना उसके बाद शुरू हुआ और सबसे पहले जब वो पहुंचे तो हमें लगा कि वो आत्मविश्वास से लबरेज है। हालांकि इतना जोर है कि हो सकता है कि अगर वो सीएम नहीं भी बने तो भी उन्हें एक ऐसा अच्छा ओहदा मिलेगा जो कहीं ना कहीं उनके जो कद के बराबर का वो ओहदा होगा। लेकिन इस वक्त जब हमने उनको देखा यहाँ पर जाते हुए, अपने वाहन के जरिए वो यहाँ पर पहुंचे, तो आत्मविश्वास से लबरेज थे। लेकिन इसके अलावा और भी जो नेता पहुंचे, चाहे सुरेश भारद्वाज पहुंचे, डॉक्टर राजीव बिंदल पहुंचे, वो भी काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिखे। और हो सकता है कि यहाँ पर उनके आने का भी एक ये कारण है कि वो सबसे पहले एक शिष्टाचार भेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर पर्यवेक्षक आ रहे हैं, प्रभारी आ रहे हैं, तो उनके साथ एक शिष्टाचार भेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन और भी जो बड़े नेता आए, भाजपा के प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर वो भी यहाँ पर पहुंचे, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त वो भी पहुंचे और बाकी भी नेता यहाँ पर पहुंचे, और सतपाल सत्ती और डॉक्टर राजीव बिंदल, क्योंकि एक ही वाहन में दोनों नेता एक साथ यहाँ पर पहुंचे थे। और इसके अलावा बलवीर वर्मा जो चौपाल से विधायक चुनकर आए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो अलग अलग विधायक अपने अपने स्तर पर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक बात और भी है कि ये सीएम की रेस तो चली ही है, सीएम के लिए तो कैंडिडेट जो है वो फाइनल किया ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मंत्रियों के लिए भी जो है लॉबिंग शुरू हो गई है और पहले से ही शुरू हो गई है। और हाईकमान भी के स्तर पर भी क्या ओहदा मिलेगा, कितना कद बढ़ेगा, ये भी तय होना है। और ये मंथन जरूर चल रहा होगा जीते विधायकों के बीच में, ये ताकत की बात है। और बेहद शुक्रिया प्रदीप और जीएस तोमर, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा आज शिमला पहुंचे। राजेंद्र राणा ने सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। इस मौके पर हमारे संवाददाता रणबीर सिंह ने राजेंद्र राणा से खास बातचीत की, वो आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दर्ज की है तो वो सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने की है। इस वक्त वो शिमला पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है राजेंद्र राणा जी। राणा जी, अब आप सीएम साहब के साथ बैठक करने जा रहे, क्या विशेष है सर? देखिए, अभी तो मैं शिमला पहुंचा हूं और सुजानपुर से मैंने चुनाव लड़ा है और वहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अभी इसके बाद मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी से मिलूंगा और जो उनका आदेश होगा आगे उस पर हम लोग जो है रणनीति तैयार करेंगे। और शाम को भी राजा साहब की तरफ से भोजन की व्यवस्था है और उसमें हम चर्चा करेंगे और अगली जो भी रणनीति है उसको तैयार किया जाएगा। सर, निश्चित तौर पर भाजपा का जो चेहरा था मुख्यमंत्री पद का, वो उसको आपने हराया है और निश्चित तौर पर आपका कद बड़ा होगा। क्या इस जीत के बाद आप महसूस कर रहे हैं पॉलिटिक्स में या फिर अपने व्यक्तित्व में? देखिए, ये तो सुजानपुर की जनता का फैसला है और सुजानपुर की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। सबसे पहले तो मैं सुजानपुर की जनता को सल्यूट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और वो जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है उस पर खरा उतरने की मैं कोशिश भी करूंगा। इस बार के चुनावों में सबसे बड़ी जीत अगर किसी ने दर्ज की है तो वो सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने की है। इस वक्त वो शिमला
तो बीजेपी के भीतर जो हलचलें हैं और जो मंथन का दौर चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये चेहरा था, यानी राजेंद्र राणा, क्योंकि इन्होंने पटखनी दी है प्रेम कुमार धूमल को, जिसे बीजेपी ने सीएम चेहरा उतारा था, लेकिन उनको धूल चटा दी इस शख्स ने। देश का सबसे बड़ा घोटाला माने जा रहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की विशेष कोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत ने ए राजा समेत सभी 25 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी वकील आरोप साबित नहीं कर पाए। कोर्ट के मुताबिक अभियोजन पक्ष ये साबित करने में नाकाम रहा कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन देन हुआ है। दरअसल कोर्ट ने 3 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें 2 सीबीआई और 1 प्रवर्तन निदेशालय का है। बता दें कि अक्टूबर 2011 में कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से लेकर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, फर्जी कागजात बनाने, पद का दुरुपयोग, सरकारी दुराचरण जैसे आरोप तय किए थे। अप्रैल 2011 में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम से जुड़े 122 लाइसेंस गलत तरीके से आवंटित किए गए, जिससे सरकारी खजाने को करीब 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में सभी लाइसेंस रद्द कर दिए थे। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ओपी चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी है। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से बीमार पत्नी की एक नई मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद पैरोल पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी। फिलहाल अब मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। तो जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है पैरोल के लिए। हवाला दिया गया है अपनी पत्नी की बीमारी का। आज इस मामले पर सुनवाई हुई और नई मेडिकल रिपोर्ट उनकी पत्नी की कोर्ट में पेश की गई। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। फिलहाल इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है 22 दिसंबर को, लेकिन आज कोर्ट में ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी की नई मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई। उधर 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में आज पंचकुला कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हनीप्रीत समेत सभी 15 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सेशन जज निर्जा कुलवंत कलसन की कोर्ट में पंचकुला हिंसा के केस को ट्रांसफर किया गया। अब अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी और 11 जनवरी को ही सभी आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। मामला 30 का है। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ अज्ञात युवक एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। जब युवक की पिटाई की जा रही थी, पुलिस तमाशबीन बन सब देख रही थी। चंडीगढ़ पुलिस की आंखों के आगे बदमाश युवक को अधमरा कर भाग गए। ये वारदात 19 दिसंबर की बताई जा रही है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से कुछ बदमाश आते हैं और एक युवक को अधमरा कर चले जाते। जमकर इस युवक की पिटाई की जाती है और उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन हैरानी उस वक्त होती है जब वीडियो आगे बढ़ती है और उसमें नजर आता है कि ये सब कुछ होता रहा चंडीगढ़ पुलिस की आंखों के सामने। कुछ बदमाश एक युवक को अधमरा करके चले गए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस तमाशबीन बन सब कुछ देखती रही। ये वीडियो अब जाकर सामने आया है। मामला 19 दिसंबर का चंडीगढ़ के सेक्टर 30 का बताया गया है। इस युवक की कुछ लोग सरेआम सरेराम पिटाई कर रहे थे और वीडियो में आगे नजर आता है कि ये बदमाश जिनके सर पर हैवान सवार था, एक युवक की पिटाई चंडीगढ़ पुलिस के सामने कर रहे थे। जब ये सब कुछ हो रहा था,
उस वक्त चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी तमाशबीन बन सब कुछ देख रहे थे। इनकी आंखों के सामने युवक की जमकर पिटाई की और फिर ये बदमाश युवक बड़ी आसानी से मौके से भाग भी गए। 19 दिसंबर का ये मामला बताया गया है। पुलिस की मौजूदगी में युवक की जमकर पिटाई की गई। इस मामले पर और जानकारी लेते हैं चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज राठी मेरे साथ जुड़े हुए फोन लाइन से। मनोज, जो मामला है उसके बारे में अभी तक तफ्तीश में क्या निकलकर सामने आया? कौन ये पीड़ित युवक है, कौन मारपीट करने वाले लोग हैं और पुलिस के ठीक सामने इस वारदात को अंजाम कैसे दे दिया गया? बिल्कुल सुदेश, ये जो पूरी वीडियो आप सामने आई है हमारे, और इसमें साफ तौर पे दे सकते हैं कि पीसीआर की गाड़ी के सामने जो आरोपी है, युवक है, वो बुरी तरह से दो युवकों की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक युवक दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी दो युवक हॉस्पिटल में भर्ती हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है। एक दिनेश और एक सुरेश जो है वो बताए जा रहे हैं। दोनों का साफ तौर पे कहना है कि सेक्टर 30 में बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी के दौरान ही जो वहीं के सेक्टर 30 के ही युवक हैं उनके साथ लड़ाई हुई। पहले भी जो है पुरानी रंजिश बताई जा रही है, पहले भी उनकी तू मैं हुई थी, लेकिन उस दिन सभी ने 15-20 जो युवक थे वो इकट्ठे हुए और इन दोनों को बुरी तरह से मारा। हालांकि पुलिस को मौके पे बुलाया गया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के सामने वो उसको मारते हुए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस के सामने ही उनको किस तरह से वो पत्थर मार के भागे हैं। और लेकिन सबसे हैरानी की बात ये सामने आई कि पुलिस के सामने मारने के बावजूद भी हल्की धाराएं, जो सिंपल लड़ाई की धाराएं होती 751, वो लगाई गई और अभी तक किसी भी तरह का कोई आरोपी पर। लेकिन ऐसा क्यों? हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो मनोज देख रहे हैं, लग रहा है कि बदमाशों के सर पर खून सवार है। इस तरीके से मारपीट कर रहे, गमला सर पर दे मारा और फिर भी इतनी हल्की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज क्यों? क्या कोई दबाव है पुलिस पर? आलाधिकारी से बात भी हुई है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है। आलाधिकारी इस मामले में जब वीडियो सामने आने के बाद कोई भी आलाधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस पर जांच की जाएगी, इस पर देखा जाएगा किस तरह से, क्योंकि ये वीडियो जब सामने आया है तो सारी पोल खुली पुलिस की कि किस तरह से सुरक्षा की बात करें या किस तरह से जो स्टिकनेस है पुलिस की वो कैसे सामने आ रही है। क्योंकि पुलिस के सामने ही अगर इस तरह से मारपीट की जा रही है, इस तरह से युवकों को मारा जा रहा है, तो पुलिस का डर कहाँ गया? आखिर कहाँ सुरक्षा रहेगी? अगर पीसीआर को कॉल करके कोई बुलाता है, पीसीआर पुलिस वहां पर आती है, लेकिन आपने देखा कि कितना लाइटली उस चीज को लिया गया कि एक युवक को बुरी तरह से मारते हुए वहां से भाग जाते हैं पुलिस के सामने और पुलिस वहां पर जेबों में हाथ डालकर वहां खड़ी दिखाई देती है, जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस की ड्यूटी पर सवालिया निशान है और ये करीब 10:30 बजे की घटना है, देर रात, परसों 19 तारीख की रात की ये घटना है जब ये पूरी वारदात सामने आई है। उसके बाद और एक चीज और यहाँ पर सामने आई है कि एक युवक को जो बुरी तरह से घायल था उसको पीसीआर में लेके गया, जबकि दूसरा युवक और बुरी तरह से घायल था जिसको जो साइड पे पड़ा हुआ था उसको आसपास के लोग हॉस्पिटल में लेके गए, जो कि कुल मिलाकर सामने आया। खाकी की बड़ी लापरवाही, अनदेखी इस पूरे मामले में। शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और जब ये सब वाकया हो रहा था, ये वारदात अंजाम दी जा रही थी, तो पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही थी। वहीं आज हरियाणा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से चंडीगढ़, गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, नानोल और झज्जर में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में आर्मी के 6 कॉलम, एनएसजी, आईटीबीपी और वायुसेना के जवानों ने हिस्सा लिया। तो 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़, गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, नारनौल, झज्जर की, जहां पर मॉक ड्रिल की गई। पूरे प्रदेश में आज 10 बजे एक साथ सायरन बजा और फिर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इसमें सुरक्षा को मापा गया कि अगर भूकंप या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस वक्त हम जान माल के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे लोगों के लिए राहत ला सकते हैं। और वहीं चंडीगढ़ में सचिवालय में 6ठी और 4थी मंजिल पर मॉक ड्रिल की गई। यहां पर जिस तरह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे, मॉक ड्रिल में उच्च अधिकारी भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री ने भी इसमें हिस्सा लिया।